था इनडायरेक्ट redox रिएक्शन and the representation of galvanic cell and how we write cell reaction. I think सबको यहाँ तक क्लियर होगा। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? जितना मैंने आपको कल डिस्कस किया था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा आप लोगों को वहां तक? नो मैम। ठीक है। कल मैंने आपको एक रिएक्शन दी थी सेल रिएक्शन लिखने के लिए। मैंने आपको क्रोमियम वाला केस दिया था और आपसे कहा था कि इसकी सेल रिएक्शन लिख कर देखना। चेष्टा, 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 यस मैम। बेटा एक बार अटेंडेंस ले लेना, ठीक है? यस मैम। ठीक है। तो कल हमने जो सेल रिएक्शन मैंने आपको लिखने के लिए दी थी, सेल रिएक्शन इज क्रोमियम Cr to Cr3 पॉजिटिव, salt bridge and Pb2 पॉजिटिव टू Pb। मैंने इसकी सेल रिएक्शन आपको लिखने के लिए दी थी, तो आपने क्या किया होगा एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आप सबने ऐसे ही किया था। Cr chromium lose 3 electron and form 3 positive Cr3 positive and lose 3 electron. It is oxidation reaction. Left side oxidation will take place, right side reduction will take place. Second reaction is Pb2 positive plus 2 electron, gain 2 electron to form Pb. अब इस रिएक्शन में लूज हो रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन और इस रिएक्शन में गेन हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें बैलेंस करना है। तो इस रिएक्शन में मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से, 2 से, और इस रिएक्शन में मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से, 3 से। तो क्या हो जाएगी आपकी रिएक्शन, 2Cr gives you 2Cr3 positive plus 6 electron and 3Pb2 positive plus 6 electron gives you Pb। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अब आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं 2Cr प्लस 3Pb2 पॉजिटिव गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस Pb प्लस 3Pb। आई थिंक सबकी सेल रिएक्शन यही आई होगी। क्या सबको सेल रिएक्शन क्लियर है? क्या सबको सेल रिएक्शन क्लियर है? यस मैम। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, फाइन। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिकॉर्डिंग कर रही है सबकी, बोला मैंने। बेटा म्यूट कर लीजिए प्लीज। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? पहले वर्ड का मतलब क्लियर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वर्ड का मतलब क्लियर करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल मैंने 2 सेल डिजाइन की थी, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों को जब मैंने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया था तो हम इसको बोल रहे थे गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोलेटिक सेल। तो मैं कोई एक हाफ सेल बना रही हूँ, जैसे सपोज मैंने एक हाफ सेल बना ली, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इन दिस कंटेनर मैंने क्या लिया था, एक तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था ZnSO4 और जिंक की रॉड लगाई थी। किसकी रॉड लगाई थी? जिंक की। जिस मेटल की रॉड होगी उसी मेटल का हमने सॉल्यूशन लिया था। फोकस करिएगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ध्यान से क्लियर करना। जिंक मेटल की रॉड में मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जिंक जो मेटल है, मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मेटल का, प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। और जिंक सल्फेट में जो जिंक प्रेजेंट है वो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है।
Zn2 पॉजिटिव का मतलब अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 पॉजिटिव एंड प्योर जिंक मेटल ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो यहाँ चार्ज 0 है और यहाँ चार्ज 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस है। जब चार्ज का डिफरेंस जहां होता है, जहां भी चार्ज का डिफरेंस होता है वहां एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इट मींस इस मेटल और इसकी आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। इस मेटल और इस मेटल आयन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस है। प्योर मेटल कैरी 0 चार्ज एंड इट्स आयंस कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब मेरी बात को फोकस करना, पोटेंशियल का मतलब तो आप समझ गए क्योंकि चार्ज का डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? जब सेम मेटल और सेम मेटल आयन, सेम मेटल और सेम मेटल आयन में जब चार्ज का डिफरेंस होगा तो इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो दिस इज अ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Zn2 Zn2 पॉजिटिव इज नोन एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने बच्चों को वर्ड समझ में आ गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको कह रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसे कह रहे हैं? सेम मेटल और इट्स मेटल आयन और दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस, तो हम इसको कहेंगे, चार्ज के डिफरेंस की वजह से तो हमने कहा पोटेंशियल डेवलप हो गया, और मेटल और सेम मेटल आयन की वजह से हम इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल ई। आपको जहां भी कैपिटल ई दिखाई दे जाए तो जनरली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, लेकिन अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां भी आपको ई दिखाई दे रहा है इट मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ऐसे ही मैंने एक और सेल तैयार की थी, याद करो, राइट साइड में एक और हमने कंटेनर लिया था जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोल रहे थे। इसमें हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कौन सी रॉड ली थी? कॉपर की रॉड ली थी। तो कॉपर की रॉड मतलब प्योर मेटल, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। और कॉपर पर अगर आप चार्ज देखें तो 0, और यहाँ चार्ज इसके आयन पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, इट मींस यहाँ पर भी चार्ज का डिफरेंस है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा। और मेटल और उस आयन के बीच में अगर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट इट इज नोन एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने बच्चों को वर्ड क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कहीं पर भी ये वर्ड आ जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दिमाग में ये सेट करना कि सेम मेटल और सेम मेटल आयन के बीच में अगर चार्ज का डिफरेंस है तो हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। क्लियर सबको? यहां तक सबको क्लियर है? नो मैम। किसको क्लियर नहीं है बेटा? मैम विशाल। विशाल समझिएगा एक बार ध्यान से, मैं डेफिनेशन की फॉर्म में एक बार लिख दूं फिर आप समझिएगा साथ में। द पोटेंशियल डिफरेंस between the metal and its metal ion मेटल आयन किस में प्रेजेंट होती है? ये जो सॉल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मेटल आयन इन इलेक्ट्रोलाइट मेटल आयन किसमें? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मिलेगी। और मेटल आपको ऊपर की तरफ ऐसे मेटल ये जो लगी हुई है रॉड, इसको हम मेटल बोल रहे हैं, और आयन हमेशा आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मिलेगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स मेटल आयन इन इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम बोल रहे हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का एक स्टैंडर्ड कंडीशन में कांस्टेंट होता है, तो हम मेजर कब करें, किस टाइम पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालें? तो जब आपका सॉल्यूशन अंडर इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है? जब जिंक का एटम अभी क्या कर रहा था, याद करो कल की रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी, जिंक का एक एक एटम Zn2 पॉजिटिव बनाता जा रहा था,
और एक ऐसा समय आ रहा था जिस समय पर जिंक ने Zn2 पॉजिटिव बनाना बंद कर दिया था। तो उस समय जिंक की रॉड भी बची हुई थी, उस समय ZnSO4 का सॉल्यूशन भी रिमेन था। तो जब आपकी सेल अंडर इक्विलिब्रियम में आ जाती है, जिस समय मेटल आयन में कन्वर्ट नहीं होता और आयन फिर से मेटल में कन्वर्ट ना हो, उस समय उस टाइम पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो the potential difference between the metal and its metal ion in electrolyte under equilibrium, मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ कि याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं, तो जब वो सेल इक्विलिब्रियम में आ जाती है तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अंडर इक्विलिब्रियम it is called electrode potential. It is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। विशाल एक बार फोकस करना, दोबारा से मैं तुमको समझा रही हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मतलब है बेटा, जब सेम मेटल है जिंक और सेम मेटल आयन Zn2 पॉजिटिव, मेटल और मेटल आयन के बीच में जब चार्ज का डिफरेंस होता है, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 2 पॉजिटिव है, चार्ज का डिफरेंस जहां भी होता है वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और सेम मेटल आयन में जहां चार्ज का डिफरेंस होता है तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कैलकुलेट करेंगे, कब फाइंड आउट करेंगे? जब आपकी सेल इक्विलिब्रियम में आ जाए। किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में। अंडर इक्विलिब्रियम होगी तभी आप किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। विशाल, मेरी बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इधर देखो, इस सेल के अकॉर्डिंग इसको मैंने बोला ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको मैंने बोला रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के हो गए आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का है? 2 टाइप का, और आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेकंड वन इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेकंड इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस किस फैक्टर के बदलने से चेंज हो जाएगी? तो उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे, लेकिन वो बात हम डिटेल में करेंगे आगे। एक पर्टिकुलर क्लास होगी, नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड होगी, वहां हम पर्टिकुलर डिस्कस करूंगी मैं। तो अभी मैं जनरल आपको बता दे रही हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन the following 3 factors इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट फैक्टर सुनिएगा ध्यान से। अगर मानकर चलते हैं आपने जिंक की सेल ली है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक के लिए कुछ और आएगा। कॉपर की सेल ली है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। तो मेटल नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे मैं आपसे कहूं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो कम रिएक्टिव होती है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन जो लेस रिएक्टिव है उसका उतना ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करेगी।
तो नेचर ऑफ मटेरियल, आपका मटेरियल का नेचर क्या है, वो कितना रिएक्टिव है, कितना लेस रिएक्टिव है, इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पर। हमने इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया है, अगर ये 1 मोलर सॉल्यूशन है तो वैल्यू कुछ और आएगी। अगर ये सॉल्यूशन 2 मोलर कंसंट्रेशन का है तो वैल्यू कुछ और आएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी अगर चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी। 2 फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। तीसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर मैंने आपसे डिस्कस कर रही हूँ, टेम्परेचर। ये जो सेल इस समय बनाई गई है, अगर इस सेल को मैंने रूम टेम्परेचर पे बनाया है, सपोज रूम टेम्परेचर इज 298 केल्विन, अगर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर बनाया है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, सपोज मैंने टेम्परेचर कर दिया 300 केल्विन या 335 केल्विन, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स पर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड कर रही है? 3 फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फैक्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है बेटा? अभी मैंने आपको बताया फैक्टर नंबर फर्स्ट हम क्या लेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल। फैक्टर नंबर फर्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल से मेरा मतलब है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। अगर आपने मेटल निकिल ले ली तो निकिल का आयन लेना है। अगर आपने मेटल जिंक ली है तो जिंक का आयन लेना है। अगर आपने मेटल आयरन ली है तो आयरन का आयन लेना है। तो नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स मेटल आयन, इस पर डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। जैसे मैंने जिंक मटेरियल को यूज किया, तो जिंक मटेरियल के लिए Zn और Zn2 पॉजिटिव आयन, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। अगर मैंने Fe लिया है आयरन, आयरन से Fe2 पॉजिटिव बनता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। अगर मान के चलते हैं मैंने निकिल लिया है, निकिल से Ni2 पॉजिटिव बन रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और आएगा। सपोज मैंने आयरन लिया है, लेकिन आयरन अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस केस में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इस केस में 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें, तो इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और आएगी, इसमें कुछ और आएगी, इसमें कुछ और आएगी, इसमें कुछ और आएगी। तो मेटल और मेटल आयन के नेचर पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि अलग अलग मेटल और मेटल आयन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा मैंने आपको जो फैक्टर डिस्कस कर रही हूं वो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट है? मेटल आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, अगर आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें मेटल आयन 1 मोल होगी। अगर आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज मान के चलते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4, तो इसके 1 मोल में Zn2 पॉजिटिव आयन कितनी है? 1 मोल। तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन की मैं बात कर रही हूँ। मेटल आयन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सिंबल कैपिटल M N पॉजिटिव, कैपिटल M N पॉजिटिव, कैपिटल M N पॉजिटिव इज द सिंबल ऑफ मेटल आयन। इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, 4 मोलर है, जितने भी मोलर है उसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। थर्ड अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन लेते हैं मेटल का, अगर सॉल्यूशन लेने तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे, और अगर मेरा सॉल्यूशन नहीं कोई गैस है उस जगह पर तो हम प्रेशर की बात करेंगे। कंसंट्रेशन की जगह पर हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। तो इन केस ऑफ गैस, अगर आपकी सेल में सॉल्यूशन यूज ना होके कोई गैस यूज हो रही है, तो इन केस ऑफ गैस हम कंसंट्रेशन की जगह पर क्या यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अगर आप याद करिए हेनरी लॉ जब हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंक्रीजेस, इट मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इंक्रीजेस। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन का मतलब उस मेटल आयन के मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन की जगह पर हम टर्म पार्शियल प्रेशर को यूज कर सकते हैं गैस के केस में, तो ये याद रखिएगा।
तो अगर आप गैस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब गैस की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वेरी कर जाएगी। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। अभी मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज आपके दिमाग में सेट करने के लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये तीनों फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इन फैक्टर्स को बदलने से कैसे वैल्यू वेरी करती है। मैम, कैन गैस कैन बी अ इलेक्ट्रोलाइट? यस बेटा, गैस भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है, लेकिन लेकिन उसमें भी आयंस मिलने चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे गैस का केस हितेंद्र एक बार। अभी गैस का मैं केस लेकर चलूंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, दिमाग में सेट कर लो। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स मेटल आयन। अलग अलग मेटल और मेटल आयन के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आएगी। कैसे आएगी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सेकंड मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन या गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आप चेंज करते हैं तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आएगी। कैसे आएगी डिटेल में पढ़ना है। टेम्परेचर को चेंज करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ये सारी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एक इक्वेशन आएगी नर्स्ट इक्वेशन, वहां हम ये सारी डिटेल को खुलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डिस्कस कर रही हूँ? टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से? आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर उसको बनाओगे तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो हमें डिस्कस करनी है। तो आपके पास में जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है वो 3 है। कौन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन हमें यूज करनी है? एक तो 3 फैक्टर है। एक तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड कंडीशन, कंसंट्रेशन कितनी है। टेम्परेचर हमें फिक्स करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर फिक्स करना है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन फिक्स करनी है, और अगर प्रेशर है तो स्टैंडर्ड प्रेशर फिक्स करना है, बस। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ई नॉट से। बुक में कहीं पर भी आपको ई के ऊपर डॉट दिखाई दे जाए या ई पर कुछ ऐसा सिंबल दिखाई दे जाए, ई माइनस और माइनस को ऐसे सर्कल में बंद कर रखा हो, ऐसा सिंबल दिख जाए, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाला गया है। तो आपकी बुक्स में जो डाटा गिवन है वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आप वैल्यू देखेंगे, Zn से Zn2 पॉजिटिव की या Cu2 पॉजिटिव से Cu की, ये सारी वैल्यूज आपको जो मिलेंगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंबल है ई नॉट। जहां भी ई नॉट दिख जाए मतलब स्टैंडर्ड, और जहां सिंपल ई दिखाई देगा मतलब नॉन स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट इज डिस्कस कर रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी सेल स्टैंडर्ड है तो कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। कंसंट्रेशन किसकी? मेटल आयन की, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। मेटल आयन Mn पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर, मतलब 1 मोलरिटी। सेकेंड कंडीशन इज अगर कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है, कोई गैस प्रेजेंट है, तो गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक होनी चाहिए। अब अगर मैं 1 atm को 1 बार में कन्वर्ट करने के लिए आपसे कहूँ तो 0.097 के समथिंग आता है, जो 1 के अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं। तो 1 बार 1 atm या 1 बार आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड वैसे 1 atm होता है। तो गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 1 atm होना चाहिए। अगर 1 atm है किसी गैस का पार्शियल प्रेशर सेल में, तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टैंडर्ड की बात हो रही है।
और आपकी सेल का जो टेम्परेचर जिस समय सेल डिजाइन की जा रही है उस समय सेल का टेम्परेचर 290, अच्छा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है बेटा वैसे? 298 केल्विन। और 273 स्टैंडर्ड नहीं होता? क्या 273 डिग्री सेल्स 273 केल्विन इज नॉट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर? मैंने तो 273 केल्विन पढ़ा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आप लोगों ने 273 नहीं पढ़ा स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस नहीं, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस तो एक ही बात है। 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन तो एक ही बात है। मैंने आपसे कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा पढ़ा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन है। यस, कोई तो बोलो। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही तो। आपने चैप्टर फर्स्ट, जब 11th में चैप्टर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। याद आ रहा है? किसी को याद नहीं आ रहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है? याद करो, जब मोल कंसेप्ट वाला कंसेप्ट बताया था तब मैंने आपको बताया था उस समय पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। किसी बच्चे को याद नहीं है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। लेकिन आप याद तो है, लेकिन आपने कही थी ना कि 293 और वो 298 और वो कम भी दे रखा है, लेकिन वो था 273 केल्विन ही है ऐसे। नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। इसके अलावा कहीं पर भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर की अगर बात आएगी तो 273 केल्विन लेंगे आप। मैं रिपीट कर रही हूं दोबारा से अपनी बात को। आप रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे वो 298 मतलब रूम टेम्परेचर लेंगे। बाकी सब जगह पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। मैं रीजन बता रही हूँ ऐसा क्यों, यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर को चेंज क्यों किया। फोकस करिएगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। अगर मैं सेल का टेम्परेचर 273 केल्विन कर दूं तो 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एक्वस है, ये सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा, और अगर ये सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा तो आइंस की मोबिलिटी रुक जाएगी, आइंस की मोबिलिटी रुक जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज को जब हम इन दोनों सेल से कनेक्ट करते हैं तो सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट होता है जिसमें आइंस फ्लो करते हैं, और इस मेटल से इस मेटल को वायर से जब कनेक्ट किया था तो ये एक्सटर्नल सर्किट था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो अगर ये सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएंगे तो आइंस की मोबिलिटी रुक जाएगी, इंटरनल सर्किट में वर्किंग रुक जाएगी, तो आपके सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन को फ्रीज होने से रोकने के लिए हम रूम टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं। मेरी बात सबको क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमने 298 केल्विन क्यों लिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? क्या सबको मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आपको 298 केल्विन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है। तो टेम्परेचर इज 298 केल्विन। अब आप कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाएं, आपने एक सेल ली, सेल में एक मेटल की रॉड लगाई, उससे रिलेटेड मेटल का सॉल्यूशन डाला, तो मेटल का सॉल्यूशन आपको कितनी कंसंट्रेशन का डालना है? 1 मोलर कंसंट्रेशन का डालना है। अगर आपकी कंटेनर में कोई गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर 1 atm रखना है। सेल का टेम्परेचर याद रखिएगा, स्टैंडर्ड बनाना है तो 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए उस समय। अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो उस समय आपकी सेल स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट सिंबल से। यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी।
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाने के लिए सिर्फ इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, तो आपकी सेल स्टैंडर्ड हो जाएगी। 90% जो वर्क आप करेंगे, 90% जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉल्व करेंगे। कौन सी कंडीशन में सॉल्व करेंगे? स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल where temperature should be 298 Kelvin, concentration of electrolyte solution is 1 molar, and if gas is involved in electrode reaction then its pressure should be 1 atm, जिसको मैंने 1 बार भी मान लिया है क्योंकि 1 atm और 1 बार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो सबको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे यहाँ बात करूंगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको लिखा जाता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोकस करते हैं अभी। इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H पॉजिटिव, अगर मैं 2H पॉजिटिव आयंस ले लूं और उससे अगर H2 गैस की फॉर्मेशन कर दूं, तो H पॉजिटिव से H2 गैस का चार्ज है 0, चार्ज का डिफरेंस है, सेम मेटल आयन, सेम मेटल आयन, और आपकी हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर आप देखें सेम एलिमेंट यूज हो रहा है, चार्ज का डिफरेंस है, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट इट इज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है? H2 गैस, तो इसको मैं बोल रही हूँ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैंने ऐसा लिखा होता H2 गिव्स यू 2H पॉजिटिव, तो यहाँ पर H2 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जिसकी वजह से H पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, oxidation electrode potential of hydrogen. It is reduction electrode potential of hydrogen, it is oxidation electrode potential of hydrogen. मुझे इसे स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में? आप एक कंटेनर ले लीजिए, इस कंटेनर में आपको क्या चाहिए? आपको ये दो चीजें चाहिए, एक तो H2 गैस चाहिए और H पॉजिटिव आयन चाहिए। आपको H पॉजिटिव आयन कैसे मिलेगा? अगर आप कोई भी एसिड ले लेते हैं तो वो आपको H पॉजिटिव आयन दे देगा। अगर इस कंटेनर में मुझे स्टैंडर्ड बनाना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड बनाना है, तो मैंने जो एसिड लिया है वो 1 मोलर HCl लिया है। 1 मोलर HCl का मतलब HCl की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो आपको इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन, 1 मोलर H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोलर Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। 1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है। HCl ही क्यों लिया है? क्योंकि आपको H पॉजिटिव आयन चाहिए उसके इलेक्ट्रोड में, और आप HCl की जगह H2SO4 एसिड भी यूज कर सकते हैं, आप HNO3 एसिड भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं जो आपको H पॉजिटिव आयन दे दे। अब आपको H पॉजिटिव तो मिल गया, अब आपको H2 गैस चाहिए, तो आपने क्या किया? यहाँ पर हम मेटल की रॉड लगाते थे, अब की बार मेटल की रॉड नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे कोई मेटल नहीं चाहिए, मुझे तो हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो मैंने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली जिसको मैंने इन्वर्ट करके लगा दिया। दिस इज ए इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ एक होल किया, और यहाँ इस होल में से मैं क्या पास कर रही हूँ? हाइड्रोजन गैस बाहर से पास कर रही हूँ।
चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, H2 गैस को बाहर से पास किया। तो H2 गैस को आप बाहर से पास कर रहे हैं। H पॉजिटिव आपने कहाँ से लिया, किसी एसिड से ले लिया H पॉजिटिव। H2 गैस आपको बाहर से आप सप्लाई कर रहे हैं। धीरे धीरे H2 गैस अंदर आएगा और H2 गैस की बबल्स ऐसे सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब आपने क्या किया, H2 गैस इसके कांटेक्ट में आ रहा है। आपने जिस समय सेल को तैयार किया है उस समय का टेम्परेचर आपने 298 केल्विन रखा है, मतलब हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। आप देखिएगा कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर है, आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है जिस समय आपने सेल को तैयार किया है, और H2 गैस आप जो बाहर से पास कर रहे हैं इसका प्रेशर 180 एम है। तो ये गैस, ये जो सेल आपने तैयार की है, ये सेल आपकी स्टैंडर्ड हो चुकी है। अब आप देखिए H2 गैस का कांटेक्ट, ओके बेटा अब मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, हाँ मैम। ठीक है, वो मैंने ऑन नहीं किया था, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे दोबारा से देखना, मैंने यहाँ बाहर से H2 गैस पास की है जिसका प्रेशर मैंने 180 एम रखा है। यस मैम रिकॉर्डिंग चल रही है। यस, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। क्यों, क्या हुआ? मैम मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आज। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं वीडियो भेज दूंगी, ठीक है? फिर भी आप देखने की कोशिश करो। तो मैंने आपसे कहा कि H2 गैस बाहर से जो पास की उसका प्रेशर 180 एम रखा है। जिस समय मैंने सेल को रेडी किया है उस समय का टेम्परेचर 298 केल्विन, और जो मैंने सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर रखी है। आप देखिए ऑल कंडीशंस आपकी स्टैंडर्ड है। तो ये जो आपकी सेल बनी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्म हो रहा है। अब कंडीशन क्या आएगी, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आपने कभी रिएक्टिविटी सीरीज देखी हो, या कभी आप एनसीईआरटी बुक में आपने 11th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने देखी है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आपने कभी देखा है, मैं लिख दे रही हूं, E0 H2 से H2H पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है, ये फिक्स है। लेकिन अगर आपने इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन को चेंज किया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी 0.0 वोल्ट है। आपने अगर गैस का प्रेशर बढ़ाया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपने इसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने अभी अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। आप किसी भी फैक्टर को अगर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सपोज फोकस कर रही है मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर H2 गैस, अभी H2 गैस और H पॉजिटिव दोनों कांटेक्ट में है, मतलब चार्ज का डिफरेंस है, और जहां चार्ज का डिफरेंस है वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेवलप हो रहा है, इसलिए इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सपोज मेरी बात को एक बार फोकस करना कि अगर मैं H2 गैस का प्रेशर बढ़ा दूं, H2 गैस का प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो H2 गैस है वो क्या करेगी, अगर मैं इस सेल को, अच्छा 2 मिनट अभी डिस्कस करते हैं ये इस सेल का वर्क क्या है, पहले इसका वर्क समझते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 0.0 वोल्ट है, लेकिन मुझे और किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता। हमने अभी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया था, कॉपर का बनाया था, निकल का, लेड का, किसी का भी बनाए, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता। तो शी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसकी हेल्प से हम अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शी को हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता करेंगे, ये जो शी है इसको उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली सेल के साथ कनेक्ट कर दो जिसका आपको पता करना है। जैसे मुझे जिंक का पता करना है, तो जिंक और हाइड्रोजन में पहले डिसाइड करो कौन रिएक्टिव है। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक रिएक्टिव है, जो रिएक्टिव है वो एनोड बनेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड बनेगा।
तो जिंक और हाइड्रोजन के केस में जिंक लेफ्ट साइड में रखी जाएगी जिंक की सेल, और हाइड्रोजन वाली सेल जो रखी जाएगी वो आपकी राइट साइड में रखी जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हाइड्रोजन और कॉपर की कंडीशन में देखना है, तो हाइड्रोजन को कॉपर के साथ जब आप कंबाइन करेंगे तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हाइड्रोजन अब एनोड बन जाएगा और कॉपर आपका कैथोड बन जाएगा। तो शी जो है ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। शी एक्ट एज ए एनोड एज वेल एज कैथोड, एज वेल एज कैथोड। डिपेंड करेगा आप किसके साथ इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो शी एनोड की तरह भी वर्क करेगा, शी कैथोड की तरह भी वर्क करेगा। जब शी एनोड की तरह वर्क करेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और जब शी कैथोड की तरह वर्क करेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। जब आपका शी एनोड की तरह वर्क करेगा तो S2 gives you 2H पॉजिटिव लिखा जाएगा, और जब आपका शी कैथोड की तरह वर्क करेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस H2 लिखा जाएगा। मेरे हिसाब से आपको मेरी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर आपका शी कैथोड है तो आप ऐसे लिखेंगे, और एनोड है तो आप ऐसे लिखेंगे। अब शी को कनेक्ट करके हम कैसे अलग अलग इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पता करेंगे, तो देखते हैं। मानकर चलते हैं मुझे जिंक की सेल की वैल्यू पता करनी है। तो ये जो मेरी जिंक की सेल मैंने ले ली एक, इट इज इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक। मैंने जिंक की रॉड ली और इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को मैंने डिप कर दिया। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन Zn2 पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन, दिस इज द रॉड ऑफ जिंक। अब जिंक और हाइड्रोजन में कौन रिएक्टिव है? यू नो वेरी वेल, जिंक इज मोर रिएक्टिव, इसलिए इस पर ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड की तरह एक्ट करेगी, ये लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। हाइड्रोजन वाली सेल को मैंने कहां पर रखा? हाइड्रोजन वाली सेल को मैंने रखा राइट साइड में, और यहां मैंने हाइड्रोजन की जो सेल बनाई है इसको मैंने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है, मतलब स्टैंडर्ड लिया है। कैसा लिया है? स्टैंडर्ड, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहां से मैं बाहर से पास कर रही हूँ H2 गैस, और H2 गैस का जो प्रेशर हमने लिया है वो 1 atm लिया है, और टेम्परेचर मैंने लिया है सेल का 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना लिया है? 298 केल्विन। अब फोकस करना, अगर आपकी शी स्टैंडर्ड है और जिसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने जा रहे हैं उसको भी स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन को बस 1 मोलर लेना है, और जो आपका टेम्परेचर है इस सेल का वो 298 केल्विन रखना है। 298 केल्विन, बस। गैस इसमें कोई यूज नहीं हो रही इसलिए प्रेशर को हमें यूज नहीं करना। तो ये सेल भी स्टैंडर्ड हो गई, ये सेल भी स्टैंडर्ड हो गई। अब इस मेटल वायर को यहाँ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया और इससे आपको कनेक्ट कर देना है। लेकिन अब प्रॉब्लम कनेक्शन में आएगी। ये ग्लास की रॉड है, इट इज टेस्ट ट्यूब जो ग्लास की बनी हुई है, और ये मेटल वायर है। तो मेटल वायर का कनेक्शन तो सिर्फ यहां तक रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचाने हैं। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए यहां पर हम एक मेटल की वायर यूज करेंगे, और वो मेटल वायर हम लेंगे प्लेटिनियम। कौन सी मेटल वायर लेंगे? प्लेटिनियम मेटल वायर। आप याद करिए, एक आपकी मेटल होती है सिल्वर, एक होती है गोल्ड, और एक होती है प्लेटिनियम। सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है आपकी प्लेटिनियम। वैसे तो आप देखिए सिल्वर पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, थोड़ा एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, गोल्ड आपके वाटर के साथ उतना रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन प्लेटिनियम सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ना फिर किसी वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो मैंने प्लेटिनियम मेटल को इसलिए यूज किया है कि अगर मैं प्लेटिनियम मेटल को इस एसिड सॉल्यूशन में डिप करूंगी तो इस मेटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे आपने सुना होगा 10th क्लास में एक रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर मैं कोई और मेटल ले लूं, सपोज आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी, जिंक की रिएक्शन H2SO4 एसिड के साथ पढ़ी होगी।
जिंक की रिएक्शन HCl के साथ पड़ी होगी, H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। HCl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो जब किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ होती है तो H2 गैस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन प्लेटिनियम मेटल इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी नहीं तो H2 गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब H2 गैस की अगर फॉर्मेशन होती तो क्या फर्क पड़ता, H2 गैस अगर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, तो पार्शियल प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो जाएगा, 1 atm से ज्यादा हो जाएगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन को क्रॉस कर जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन को क्रॉस कर जाएगा तो इसकी इस वैल्यू में चेंज आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए आपने यहाँ पर जो मेटल यूज करी है वो प्लेटिनियम वायर को यूज किया है, जिससे वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट ना करे। अगर आप कोई ऐसी मेटल लेते जो इस एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो फिर वो H2 गैस की फॉर्मेशन करती, H2 गैस बढ़ती, उसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ती तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर अगर 1 atm से इंक्रीज हो जाता है तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्रॉस हो जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्रॉस हो जाएगी तो शी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी 0.0 वो वैल्यू डिफर हो जाएगी, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू को चेंज नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनियम वायर को यूज किया और वो वैसे और भी उसको आप थोड़ा सा ब्लैक कोटिंग अगर यहाँ पर कर दें, जितना एरिया आपका डिप है या ब्लैक कलर की कोटिंग कर दें तो बिल्कुल भी वो HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी। तो आपने यहाँ पर सिर्फ इस वायर को क्यों यूज किया है कि जब आप दूसरे इलेक्ट्रोड को किसी अदर इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उस मेटल वायर का कनेक्शन इस मेटल वायर से करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पाएंगे। इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाने के लिए आपको इस वायर का यूज करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर इसमें ये यूज कर लिया प्लेटिनियम वायर, और प्लेटिनियम वायर यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है। इस वायर के बीच में गैल्वेनोमीटर के साथ साथ मैंने एक वोल्ट मीटर और लगा दिया जो वोल्टेज को मेजर करेगा। अब ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये हो गई आपकी रिडक्शन हाफ सेल। इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट इज नोन एज रिडक्शन हाफ सेल, एंड यू नो वेरी वेल ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आपका एनोड और रिडक्शन वाला पार्ट आपका कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो शी अभी कैथोड की तरह एक्ट कर रही है। अब क्या होगा, सेम प्रोसेस, मैंने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया क्योंकि जब तक मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाऊंगी तब तक आप लोगों को पता है कि इंटरनल सर्किट नहीं लगेगा, तो आपका जो पूरा सर्किट है वो क्लोज नहीं बन पाएगा, वो ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इंटरनल सर्किट एज वेल एज एक्सटर्नल सर्किट दोनों लगे होने चाहिए तब आपकी सेल कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपकी गैल्वेनिक सेल कंप्लीट नहीं है। तो अब आपकी सेल कंप्लीट है क्योंकि इसमें सॉल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर ये पता करेगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर होंगे। अब यहां से क्या होगा, जिंक की जो मेटल है वो Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगी, जैसे ही एक Zn2 पॉजिटिव आयन बनेगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो तुरंत सॉल्ट ब्रिज से कोई नेगेटिव आयन आकर इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ पहुंचेंगे तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके H2 गैस बनाएगा। H पॉजिटिव को रिसीव करके क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। तो आपका अगर कैथोड वाला सीन देखें तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या फॉर्म कर देगा, H2 गैस। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही होगी। ऐसे करते 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 ये सेल चलती जाएगी चलती जाएगी। तो यहां पर जिस समय ये सेल की वर्किंग स्टॉप होगी उस समय पर आप वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को फोकस करेंगे। आपको पता है कि आपकी शी की वैल्यू तो 0.0 वोल्ट है, तो जो भी रीडिंग आ रही है वो इस वाली सेल की आ रही होगी। तो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने इस शी की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। अगर मुझे कॉपर की सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना था तो अब शी आपका एनोड बन जाएगा और कॉपर वाली रॉड आपकी कैथोड बन जाएगी, कॉपर वाली सेल आपकी कैथोड बन जाएगी। आपको पता है शी की वैल्यू 0 है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कॉपर की होगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू आप शी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो शी एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है जो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा है यहाँ तक?
ये सारी अभी 11 की ही बातें चल रही हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक टॉपिक और डिस्कस कर रही हूँ, फोकस करना मेरी बात पर। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, सबके दिमाग में सेट होगा। ऑक्सीडेशन को हम लिखते कैसे हैं? कोई मेटल वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो मेटल पर N पॉजिटिव चार्ज आएगा और N इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा ऐसे लिखी जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट हैंड साइड में दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट हैंड साइड में दिखेंगे। अब इसको अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M प्योर मेटल से बन गया Mn पॉजिटिव, इट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी आपसे कहे किसी सेल का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो तो इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। आपसे कहा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो तो कैसे लिखेंगे? ई नॉट M2Mn पॉजिटिव, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंबल समझ में आ रहे हैं? क्या सबको सिंबल समझ में आ रहे हैं? यस ठीक है। अब अगर मुझे रिडक्शन की फॉर्म में पूछता तो रिडक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रिएक्शन कैसे लिखेंगे? कोई मेटल आयन होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और प्योर मेटल फॉर्म होगा। ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। इसको अगर मुझे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ई Mn पॉजिटिव से क्या बनेगा? प्योर मेटल बनेगी। इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ई नॉट Mn पॉजिटिव टू M, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंबल आपको पता होने चाहिए। आपको क्या पता होने चाहिए? सिंबल पता होने चाहिए। क्या सबको सिंबल्स क्लियर हो गए? अब IUPAC का एक लॉ मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूं। मैं IUPAC का एक लॉ आपके साथ में डिस्कस कर रही हूं। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि IUPAC ये कहता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमेशा लेफ्ट साइड में होगी और रिडक्शन हाफ सेल हमेशा राइट साइड में रखी जाएगी। पहला लॉ तो ये था। और दूसरा लॉ वो क्या कहता है कि जब भी आप सेल का अभी टॉपिक बताना पड़ेगा EMF, इतना ध्यान रखिए कि सेकंड लॉ जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को रिडक्शन वाले पार्ट को दोनों को ही रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में रखेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए हर कोई फोकस करिएगा। मैंने आपसे कहा IUPAC ये कहता है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही यूज करेंगे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो कैसे करेंगे? एक बार ध्यान से समझना। अभी हो सकता है आपको मेरी बात क्लियर ना हुई हो, लेकिन अभी समझ में आ जाएगी। IUPAC के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूं। जैसे Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक की एक सेल है। इसको अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्म में लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगी? ई नॉट Zn2 पॉजिटिव। इसको मैंने क्या लिखा कि इट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैंने इसको शी के साथ कनेक्ट करके जब इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आई वो निकल कर आई 0.76 वोल्ट। तो 0.76 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, IUPAC ने कहा कि आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे, आप इस वैल्यू को स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में यूज करेंगे। तो याद करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और मुझे इसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा। Zn2 पॉजिटिव आयन को यहाँ लिखना पड़ेगा और जिंक को यहाँ लिखना पड़ेगा। जब मैं इसका उल्टा करूंगी तो इसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाएगी। तो मैंने कहा IUPAC ये कहता है कि न्यूमेरिकल में आप किसी को भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, चाहे आपका एनोड वाला पार्ट हो चाहे आपका कैथोड वाला पार्ट हो, दोनों को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। दोनों को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। मतलब आपकी रिएक्शन हो जाएगी कुछ ऐसी, Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब की बार आपका बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अब की बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.76 वोल्ट। अब ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कोई क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है तो पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी वैल्यू प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में दे रखी है तो उसे कन्वर्ट नहीं करना कि आप उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लें। अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मींस दोनों वैल्यू आपके पास एनोड और कैथोड वाली दोनों ही वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में दे रखी है तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या सबको मेरी बात क्लियर हो गई? क्या सबको मेरी बात क्लियर हो गई? यस मैम। यहां तक सबको मेरी बात क्लियर है? अगर आप लोगों को मेरी बात यहां तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये वाली अप्रोच सबको क्लियर है। अब इसको कैसे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे ये हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। तो कल की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी EMF ऑफ सेल। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कल का। और कल की क्लास से आप क्लास को कैसे भी मिस मत करिएगा क्योंकि अब आपके न्यूमेरिकल अप्रोच स्टार्ट हो जाएगी कल से। 15 स्टूडेंट्स ने ओनली हैंड रेज किया है, तो एक बार मैं देख लूं किस किस को प्रॉब्लम है। लव एंड नकुल, यस मैम। लव यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैम ब्लर हो रहा था तो मेरे को दिख ही नहीं रहा था क्या लिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। नकुल यस मैम। आपको क्लियर नहीं हुआ? हम हो गया, हम लास्ट में कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। हो गया मैम। हो गया, वैसे क्लियर है, ठीक है। अभी आप लोग Yes, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना एक बार रिप्लाई दे दीजिएगा कि अभी तक अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करूंगी। अभी मैं इसकी फोटो खींचकर आपको भेज रही हूँ, एक बार आप सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको कोई भी नोट्स नहीं भेजे हैं, अभी मैंने आपको कॉपी में लिखने के लिए कोई नोट्स नहीं भेजे हैं। अभी जनरल आप चैप्टर को समझ रहे हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके नोट्स में प्रॉपर भेजूंगी। अभी मैंने आपको PQS शीट भी नहीं भेजी है क्योंकि अभी तक हमारा 11th क्लास का डिस्कशन चल रहा था। क्योंकि हमारा बेस एक बार मजबूत हो जाएगा तो ये चैप्टर भी हमारा मजबूत हो जाएगा। तो मैंने अभी ना तो PQS शीट भेजी है ना नोट्स भेजे हैं। जितने भी PDF में मैं अभी आपको नोट्स भेज रही हूँ, ये जो अभी मैं आपको समझाती हूँ वो वाले नोट्स, ये सिर्फ